So welcome back to Legal Education, and today we are going to discuss about one of the most famous topic of IT Act, that is cyberspace के बारे में आज हम पढ़ेंगे. What do you mean by cyberspace, physical space, jurisdiction, powers, everything we are going to cover in today's session. So let's get started. First is we will understand what is the difference between cyberspace and physical space. So let me take my pen and okay. Cyberspace and physical space are distinct domain that differ in fundamental ways. कि physical space is like कि आप उसको मतलब कह सकते हैं tangible things जिसको आप touch कर सकते हो, feel कर सकते हो. But what is cyberspace? Which is in virtual कह सकते हैं virtual networks connection है ना between two different computer systems. That is the cyberspace. So cyberspace मतलब क्या होता है और physical space मतलब क्या होता है, इन दोनों का पहले हम लोग डिफरेंस समझेंगे. Then we will go deep into the cyberspace discussion. So physical space refers to the tangible physical world where people interact with each other and their environment. It encompasses physical locations, objects and activities. So physical space जो physically हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, like in physical way. ठीक है. On the other hand, what is cyberspace? It is a virtual realm created by interconnected computer networks. यहाँ पे दो या दो से ज्यादा interconnected computer networks होते हैं हमारे पास में, जहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एंड इंटरैक्शन कर सकते हैं विद अदर पर्सन्स. अनलाइक फिजिकल स्पेस, साइबर स्पेस इज नॉट बाउंड लाइक फिजिकल स्पेस. ट्रेडिशनल स्पेस अगर हम लोग देखें तो अगर चोरी हमारे इस एरिया में हुई है, फॉर एग्जांपल जहां हम रहते हैं, तो वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि कंप्लेंट होगा उसका, या वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर दर्ज होगा. ठीक है. अगर बात आती है साइबर स्पेस की, तो अगर वहां पे कुछ फॉल्ट हो रहा है, वहां पे कोई फ्रॉड हो रहा है, वहां पे कोई कुछ क्राइम कर रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है, तो वहां पे जुरिस्डिक्शनल इश्यू आता है कि जो क्राइम कर रहा है वो कहीं और है, जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो किस कंट्री का है, फिर वो क्राइम हो कहाँ रहा है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज आ जाती है हमारी साइबर स्पेस में. ठीक है. तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशन है ही नहीं. While traditional law and regulation govern physical space, cyberspace presents unique jurisdictional challenge. The borderless nature of cyberspace and its anonymity raise concerns about governance. Anonymity, like there are various confusions, या हम कह सकते हैं कोई गुमशुदा टाइप का चीज होता है ना, कि ये तो गुमनाम है, कि कोई नाम अता पता नहीं, बस हो गया है, ऐसा वाला चीज होता है साइबर स्पेस की. हाँ ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके खाते से कोई पैसा चुरा लिया, आप ना उस व्यक्ति को जान रहे हो, वो तुरंत पैसे को इधर से उधर कर देता है, यूं सेकेंड्स में इधर से उधर होता है और आपके साथ हो जाता है फ्रॉड. कैसे आप पकड़ोगे? आप नहीं पकड़ पाता आसानी से. बहुत ही रेयर केस में होता है कि वो जो आपके साथ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम जो भी होते हैं, बहुत ही रेयर केस में होता है कि जो भी होता है फ्रॉडर जो रहता है वो पकड़ा पाता है. तो दिस इज की एनोनिमिटी है, जिसकी वजह से कंसर्न हो रहा है अबाउट द गवर्नेंस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एनफोर्समेंट. क्लियर. नेक्स्ट इज लीगल इश्यूज इन साइबर स्पेस. क्या क्या लीगल इश्यूज हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की? आपके जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कोई भी मैलिशियस वे में यूज कर सकता है. ठीक है. पहला क्या हो गया, साइबर सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज प्राइवेसी कंसर्न. प्राइवेसी कंसर्न है कि आपके डेटा को कोई कलेक्ट कर ले रहा, कोई कर रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट कर रही है और फिर उसका कोई यूज कर ले रहा है या मिसयूज कर ले रहा है, तो यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न हो रहा है. डिजिटल डिवाइड, लाइक किसी के पास एक्सेस है आपके क्या बोलते हैं ऑनलाइन चीजों का, इंटरनेट का, और कुछ ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी जिनके पास एक्सेस ही नहीं है, जिनके पास मोबाइल फोन तक नहीं है आज की डेट में. ठीक है. तो डिजिटल डिवाइड. मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन. द रैपिड स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा ऑनलाइन पोजेस अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी. की यहाँ पे लोग सही चीजें पहुंचाने से ज्यादा यहाँ पे लोग गलत चीजें पहुंचाते हैं. हमेशा अक्सर क्या होता है कि कोई भी एक पॉलिटिशियन है जो स्पीच दे रहा है, तो कुछ ऐसे पार्ट्स को कट शॉर्ट करके एक एडिट कर देते हैं कि लोगों को एक गलत पर्सोनिफिकेशन होता है कि हाँ ये व्यक्ति तो गलत ही कह रहा है, ये पॉलिटिशियन तो गलत ही कह रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, वो किस सेंस में कह रहा था उस चीज को कट आउट कर देता है. तो दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन. रेगुलेटरी चैलेंज. यहाँ पे बॉर्डरलेस साइबर स्पेस है, जुरिस्डिक्शनल इश्यू है, जिसके वजह से रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं कि हम कहाँ के लॉ को माने, कैसे रेगुलेशंस बनाए. cyber warfare and geopolitical tensions between the two nations, ethical dilemmas of emerging technologies, infrastructure resilience. कि हमारे पास उस हिसाब से
इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं चीजों को सही करने के लिए। लाइक वही जो मैंने फ्रॉड का एग्जांपल दिया कि आपके खाते से पैसा कट जाता है, क्या आपको मिलता है? नहीं मिलता। पुलिस वाले भी आपका कंप्लेन FIR रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद आप ही को बुला के कहेंगे एक काम करिए आप इसको रिटर्न ले लीजिए, कोई मिल नहीं रहा है जो भी इस क्राइम को किया, ऐसा ऐसा कह के आपको निपटाना चाहेंगे कि आप अपना केस बंद करवा दो, क्लोजर फाइल बनवा दो। दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिजाइलेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? लीगल इश्यूज पे, मतलब लीगल इश्यूज हैं हमारे पास इन रिगार्ड्स टू साइबर स्पेस। नीड ऑफ रेगुलेशन फॉर साइबर स्पेस, क्यों जरूरत है? तो कोई भी फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क नहीं, कोई सिंगल एंटिटी नहीं कि हाँ दिस एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल, कि अगर किसी के साथ फ्रॉड या क्राइम, साइबर क्राइम कुछ भी होता है, कोई सिंगल फ्रेमवर्क या कोई फॉर्मल फ्रेमवर्क है नहीं। हाँ, कंट्री ने अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ एक्ट्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में है IT एक्ट या सम प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, ओके, बट कोई सिंगल फ्रेमवर्क या फॉर्मल फ्रेमवर्क जिससे चीजें सच में अच्छे से गवर्न हो सके वैसा नहीं है। एनोनिमिटी इंक्रीजेस मिसयूज, क्या होता है कि इसमें जो हमारे हैकर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्राइम करते हैं, कभी आपके साथ स्मिशिंग कर दे रहे, कभी फिशिंग कर दे रहे, कभी विशिंग कर दे रहे, कभी कुछ भी क्राइम कर देते, कोई भी साइबर क्राइम। हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम टू। इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स विच हैव ग्लोबल इम्पैक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ई कॉमर्स, आजकल ई कॉमर्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग वर्चुअल शॉपिंग ज्यादा करते इन कंपैरिजन टू फिजिकली मार्केट में जाकर के, तो ई कॉमर्स प्रोटेक्शन भी जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ फेक न्यूज एंड हार्मफुल कंटेंट, वही एडिटिंग कट शॉट वाली जो चीजें होती है, तो फेक न्यूज का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चलता जा रहा है। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ साइबर रेगुलेशन, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक रेगुलेटरी मॉडल तो है नहीं, या एक रेगुलेटरी अप्रोच तो है नहीं कि इस तरीके से हम चीजों को गवर्न कर सकते हैं, नहीं है। वी नीड डिफरेंट मॉडल्स टू इंटरैक्ट टू कर्व दी साइबर सिक्योरिटीज और साइबर थ्रेट को कर्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो देर आर 4 मॉडल्स। पहला स्टैट्यूटरी अप्रोच, हर कंट्री के पास अपना खुद का क्या है? स्टैट्यूटरी अप्रोच है। लाइक हमारे पास IT एक्ट 2000 है, GDPR है यूरोपियन यूनियन के पास, दैट इज स्टैट्यूटरी अप्रोच। सेल्फ रेगुलेशन अप्रोच, कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो भी होते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वो क्या करें? खुद का एक गाइडलाइंस बना ले। लाइक फेसबुक का खुद का गाइडलाइंस है, यूट्यूब का खुद के गाइडलाइंस है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन अप्रोच। को रेगुलेशन मतलब होता है कि हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ व्हाट? स्टैट्यूटरी प्लस सेल्फ रेगुलेशन, की जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाया है उसमें हम कुछ एडिशन करते हैं, दैट इज को रेगुलेशन अप्रोच। एंड फोर्थ इज रेगुलेशन थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन, की जो भी ट्रीटीज होती हैं, जो भी कन्वेंशन होते हैं, दैट इज रेगुलेशन थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स जिससे हम साइबर रेगुलेट कर सकते हैं, साइबर क्राइम्स को रेगुलेट कर सकते हैं। Next is electronic record certifying authority, their regulation and penalty. So we will basically focus on their regulations. Okay. तो 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हमारे पास, पहला है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, दूसरा है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कौन होता है? पहली बात तो ये एक फोकल पॉइंट है हमारे IT एक्ट का, कि जो हमारा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वही सारी चीजों को क्या करता है? वही सारी चीजों को ऑपरेट करता है, सॉरी ये ऑपरेट करता है, ठीक है। इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर टू, क्या क्या ये करता है? आइडेंटिफाई, अप्लाई एंड ड्रॉ अवेयरनेस रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, की क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है, क्या चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? कंट्रोलर बताता है। उसकी ड्यूटी है कि आइडेंटिफाई करे, अप्लाई करे एंड अवेयरनेस लाए उन चीजों के रिगार्डिंग। और इसके मेन फंक्शन क्या है? लाइसेंस इशू करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस इशू करता है, और फिर वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हमको ग्रांट करते हैं या इशू करते हैं, क्या चीज? हमको ग्रांट या इशू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, या तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट या तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हमको कौन इशू करता है? हमको सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करता है। ये पावर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कहाँ से मिला? कंट्रोलर से मिला ये अथॉरिटी, ठीक है। तो मतलब कंट्रोलर किसको पावर दे रहा है? वो पावर दे रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और वो हमको क्या दे रहा है? वो हमको दे रहा है लाइसेंस। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। इनके साथ साथ और किसको किसको अपॉइंट किया जाता है? डेप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है। इनके 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड लीगल एंड इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, जो कि हमारे सेक्शन 18 में दिया है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। वही सुपरवाइज करना है, सर्टिफिकेट
सर्टिफाइज करना है पब्लिक की को, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना है, क्वालिफिकेशंस ये हम बताएगा कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ठीक है, कंडीशन बताएगा कि जो हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो बिजनेस किस टर्म्स एंड कंडीशंस में कैरी ऑन करेगा, कुछ ड्यूटीज बताएगा, ये है ना सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जिसको आप यूं ही रीड कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ रीडिंग मटेरियल। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। क्या क्या पावर है, लाइसेंस ग्रांट करता है, पावर्स को डेलीगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं या डेटा एक्सेस कर सकते हैं, पावर टू गिव डायरेक्शन टू सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, अभी हम लोग पढ़े, पावर टू मेक रेगुलेशंस। ओके, जो फंक्शन था वही ले दे के पावर भी हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके बारे में दिया है हमारे पास सेक्शन 48 में दिया है। व्हाट इज साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जिनका जो रिजल्ट होता है उसके बारे में अपील हमारे पास कहाँ होता है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास होता है। ये डिस्प्यूट हैंडल करते हैं इन रिगार्ड्स टू साइबर क्राइम, data protection, e-commerce, digital transaction. Central government shall by notification establish one or more appellate tribunal, ठीक है, जैसा एरिया रहेगा वैसा ट्रिब्यूनल रहेगा। और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा जो दिया हमारा सेक्शन 49 में दिया है, जिसका पावर क्या रहेगा, सेम एज सिविल कोर्ट रहेगा, जो भी सिविल कोर्ट का पावर होता है। क्वालिफिकेशंस कहाँ दिया है, 50 में दिया है कि या तो वो हाई कोर्ट का जज हो या तो क्वालिफाइड है कि वो जज बन सकता है किसी भी हाई कोर्ट का, ठीक है, या तो उसने उसका मेंबरशिप होगा कहाँ पे, इंडियन लीगल सर्विस में, और या तो फिर उसने ग्रेड 1 का पोजीशन होल्ड किया होगा या होल्ड किया है, ठीक है, फॉर 3 इयर्स। अगर किया होगा तो ठीक है, अगर किया है तो फॉर द लास्ट 3 इयर्स उन्होंने किया होगा दैट ग्रेड 1 का पोजीशन होल्ड। टर्म्स ऑफ ऑफिस कहाँ पे दिया 51 में कि या तो ये 5 इयर्स तक काम करेंगे या तो 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, 65 इयर्स ऑफ एज। प्रोसीजर क्या हुआ है कि इनको सीपीसी से बाउंड नहीं किया गया है, दे हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ natural justice, they don't have to be bound, not to be bound by the code of civil procedure, clear? So this is all about the cyberspace and from my side I hope कि आपको समझ आया होगा। Thank you for watching it.